चले जी, अब हम अपने अफसानों का जिक्र कर लेते हैं। हमने एक रिकॉर्डिंग में मैंने ईदगाह का अफसाना तो बहुत तफसीलन मैंने उसमें शामिल कर दिया है, लेकिन उसको हम एक सीधा सीधा तौर पर अगर ईदगाह के नॉवल को अगर हम ले लें तो ईदगाह का नॉवल हमें क्या कहता है। ठीक है, आ जाए। ईदगाह का जो नॉवल है उसमें दो मेन अहम किरदार हैं, एक हामिद है और एक उसकी दादी है। ठीक है, हामिद का किरदार एक आप सिलेबस को रिवाइज करवा रही हैं? आप इसको क्रैश समझ लें, सवालात समझ लें, आप समझाना समझ लें। मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सबको लेके चलें, सवालात को लेके चलें, तो उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, चलें चलें हामिद के किरदार की बात कर लेते हैं। अगर हम हामिद के किरदार की बात करें तो ये वो मासूम सा बच्चा है जो कि गरीब से घराने में पैदा हुआ है। ठीक है, वो गरीब है और ईद का एक इन्होंने जो प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने जो प्रॉपर एक पूरा जाविया या जो नक्शा खींचा है वो ईद के वक्त का खींचा है कि जब हर बच्चा ईद को मनाने के लिए खुशी का इजहार करता है, जबकि जो हामिद है वो बहुत समझदार, गरीब, बुर्दबार और एहसास रखने वाला बच्चा है। ठीक है, जबकि उसके दादी भी चूंकि एक ही खानदान से बिलोंग करता है तो ये यतीम बच्चा भी है। ठीक है, वालिदैन इसकी दादी कपड़े सी कर पैसे जमा करती हैं और इसके लिए खाना बनाती हैं, इसका ख्याल रखती हैं। उन्होंने ईद से पहले कुछ 8 आने जमा किए, 5 आने इन्होंने किसी को उधार के जो पूरे करे और 3 आने इन्होंने ईदी की सूरत में कितने दिए, 3 आने दिए हामिद को। ठीक है, अब हामिद ने इन 3 आनों का क्या करा बेटा, उन्होंने जब वो ईद, अच्छा फिर यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने पूरे नॉवल में एक नक्शा खींचा, बच्चे कैसे ईद की खुशियां मनाते हैं वगैरह वगैरह। अमीर बच्चों का जिक्र किया, फिर उन्होंने बताया क्योंकि जेबों में जब पैसे भर आते हैं तो वो कैसे अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं। फिर उन्होंने ईद के मैदान का जिक्र किया कि ईद के मैदान में किस तरीके से अल्लाह ताला के सामने जब गरीब और अमीर सब एक ही सफ में होते हैं तो किस हिसाब से ईद का कोई ईद की नमाज में कोई ओहदा या कोई रुतबा नहीं होता। तो आप यहाँ ये शेर कह सकते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए मोहम्मद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे की जात। फिर आपने बयान किया कि ईद की नमाज की अदायगी के बाद बच्चे ईद के मेले में से सामान लेने गए। अब हर बच्चा अपने हिसाब से खिलौने लेता है क्योंकि उनकी अक्ल खिलौनों से आगे ही नहीं जाती, जबकि जो कि गरीब बच्चा होता है उसको पैसों की कदर का एहसास होता है। तो इस बच्चे ने, चूंकि ये गरीब था, उसने अपने पैसे को, चूंकि ये बहुत समझदार और दाना बच्चा था और इस बात का एहसास भी रखता था, पैसों की कदर भी करता था, तो उसने अपने पैसों को अक्ल और समझ से इस्तेमाल किया। और उसको अपनी दादी का ख्याल था कि उसकी दादी किस तरीके से उसके लिए खाना बनाती है, तो उनका हाथ जल जाता है। तो उसने अपने 3 आनों से उनके लिए 10 पना यानी ग्लव्स खरीद दिए। ठीक है, अब यहाँ अगर हम जिक्र करें तो यहाँ आप इंसान की इंसानियत, जज्बात, गुर्बत का इन्होंने पूरी अंदाज से बयान किया है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब आ जाते हैं मिस ईदगाह के सिलसिले में कोई सवालात मौजूद नहीं, आप कोई सवाल हमसे कहेंगी तो आ जाएं। अच्छा, ईदगाह के सिलसिले में 2 सवालात मैंने रखे हैं आप लोग के लिए, 2-3 सवालात हैं। ईदगाह में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों के रवैयों और नफ्सियात के बड़े खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी की है, अफसाने के हवाले से तफसीली जवाब दिए। ठीक है, प्रेमचंद के अफसानों की नुमाया खुसूसियत उनकी हकीकत निगारी, हकीकत से अंदाज करना, मंजर निगारी करना। ठीक है, उन्होंने अपने अफसानों में उन्हीं मौज़ूआत का जिक्र रखा है जिनका वो मुशाहिदा कर चुके हैं। अब इस सवाल पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम मुंशी प्रेमचंद के बचपन का जिक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने गुर्बत से जिंदगी गुजारी। वो खुद एक यतीम बच्चे थे, उनके वालिद साहब की बहुत जल्द उम्र में इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने जिस तरीके से जिद्दोजहद से वक्त गुजारा है वो यहाँ पर उस मंजर को बयान कर रहे हैं, हकीकती अंदाज से मंजर निगारी कर रहे हैं। कहानी को देखिए, कहानी के 3 अंसर होते हैं, एक तो कहानी होता है, एक हकीकत अंदाज से मंजर निगारी होता है, एक उसकी मुकालमा निगारी। इस कहानी में जो असल चीज है वो उसकी मंजर निगारी है। अब अगले सवाल पे चलते हैं।
प्रेमचंद के अफसानों की नुमाया खुसूसियत उनकी हकीकत निगारी। उन्होंने अपने लिए उन मौज़ूआत को चुना जिन पर वो मुजाहिदा। अच्छा, ये दोनों सवालात मेरे हिसाब से सिमिलर है, तो हम इन पर बात कर सकते हैं। अगर हम इसी अंदाज से लेकर चलें और हम इनका एक सवाल कर लें, ताकि आप लोगों का ये एक सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर करते हैं कि मिस इसका भी बता दें। चलें जी, इसका भी बता देते हैं आपको। हम ये वाला सवाल करें, क्योंकि ये वाला सवाल का जवाब आपको मेरे वीडियो में ही मिल चुका होगा कि किस तरीके से उन्होंने हकीकत निगारी को आजमाया है। इस सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है जिसपे बातचीत नुमाया अंदाज से की जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद ने महारत, सादगी और खूबसूरती से ईदगाह का नक्शा तराशा है, जिसमें उन्होंने ईद के मंजर कशी की है। उनकी इस हकीकत निगारी। मिस ये रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी? इंशाल्लाह यूट्यूब पर। ठीक है, हकीकत निगारी पढ़ने वाले को मुतासिर करती है या अपने शहर में ले लेती है। ठीक है, यहाँ मैंने उनके अंदाजे बयां को बयान कर लिया। ये मेरा स्टार्ट, लेकिन ये मेरे सवाल का स्टार्ट नहीं था, ये मेरा मुंशी प्रेमचंद का अंदाजे बयां था। ठीक, आ जाए। अब आ जाते हैं कहानी की तरफ। कहानी का मरकजी। मिस स्टार्टिंग में हम राइटर के बारे में नहीं लिखेंगे? इस सवाल पे मैंने पोएट पे भी कहा, मैं फिर से कहूंगी कि राइटर के बचपन, राइटर की जिंदगी को मैं लिखना पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे हिसाब से कहानी में मेरे पास इतने सारे मौसूआत होते हैं सवाल के जवाब देने में कि मेरे अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जिन बच्चों को ये महसूस हो कि मेरे पास लिखने को मवाद कम है, तो वो याद करके चले जाएं राइटर के बारे में। मैंने यहाँ पे राइटर के अंदाजे बयां पर बात कर ली। ठीक है, हर किसी का अपना स्टार्ट होता है। आप राइटर की जिंदगी के बारे में बात करें, आप अंदाजे बयां पर बात करें। मैं डायरेक्ट ईदगाह पर आई हूँ, चूंकि कई बार एग्जामिनर इस बात को लिखवा चुका है। अपनी रिपोर्ट अगर आप उसकी पढ़ लें कि यू आर नॉट सपोज टू राइट, यू आर नॉट मार्क्ड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द राइटर। ठीक है, यू आर नेवर एवर मार्क्ड। आपको एक जो दमड़ी है ना, दमड़ी, एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी, यानी एक राय, एक नुक्ता भी नहीं मिलेगा अगर आप 10 लाइनें 20 लाइनें अपनी जाया कर देते हैं। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपका दिल है, खुशी है, आपको लगता है, क्योंकि तमाम दूसरे टीचर्स भी इस बात आपको नोट्स में मिलते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो आप खुश उसलूबी से दीजिए। तो आप देंगे तो आप बराए मेहरबानी 2 या 3 लाइनें दीजिएगा कि आपके 20-30 अल्फाज जाया हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया बिल्कुल स्टार्ट ऑफ माय फ्यू लाइंस। इसको मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास ईदगाह के मौजू पर कुछ आ जाए तो आप ईदगाह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सवाल को लेकर। मिस, ये सवाल का जवाब आप कैसे लिखेंगी? बेटा, इस सवाल के जवाब में, चूंकि ये पूरा सवाल ही बहुत बेहतरीन है, बच्चों के रवैयों और इंसानी नफ्सियात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। अब हम आ जाएंगे इस सवाल को लिखने के लिए।
कहानी का आगाज ईद के त्योहार से होता है, जहाँ गांव वाले ईद की नमाज के लिए शहर की ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। वहां नन्हा हामिद भी अपनी दादी से शहर जाने की जिद करता है, मगर दादी उसकी कम उम्री को देखते हुए खौफसदा होती हैं। आखिरकार हामिद की जिद के आगे दादी हार जाती हैं, उसे शहर जाने की इजाजत देती हैं। गरीब दादी अपने चंद पैसों में इसकी जमा पूंजी में से 3 पैसे हामिद को पकड़ा देती हैं, ताकि वो भी ईद की खुशियां मना सके। 3 मील के फासला तय कर ये बच्चा ईद की नमाज अदा करने पहुंच जाता है। ईद की नमाज अदा करते ही नमाज से फारिग होने के बाद बच्चे शहर के ईद के मेले से लुत्फ अंदोज होते हैं। जिन बच्चों के साथ उनके वालिद होते हैं वो खुशी खुशी झूले झूलते हैं, गुब्बारे खरीदते हैं और खिलौने खरीदते हैं। मगर ये बेचारा बच्चा 4 साला हामिद खामोशी से मासूम यतीम इन सब मनाजिर को अपनी आंखों में जज्ब कर लेता है। वो दीगर बच्चों से यकसर मुख्तलिफ होता है। हालात ने उसे उस वक्त से पहले संजीदा और समझदार बना दिया जब ये बच्चे अपनी बचपन गुजारते हैं, क्योंकि वो बच्चा अपनी दादी के साथ गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजारता है और वालिदैन की फौजगी के बाद उनके घर में गुर्बत की जिंदगी गुजारता है। ईद पर उसके हम उम्र बच्चे अपने अपने शौक के चीजें खरीद रहे थे। ऐसे लम्हात में हामिद की ख्वाहिश भी सर उठा रही थी, मगर दादी का ख्याल ने ख्वाहिशों को दफन कर दिया। उसने दादी के 10 पना खरीद लिया ताकि रोटी बनाते हुए दादी का हाथ ना जले, मगर उसके हम उम्र ने उसका मजाक उड़ाया। हामिद ने खुश उसलूबी से, बड़ी खुद एतमादी से उस 10 पना को डिफाइन किया। खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, तो मेरा बहादुर शेर है ये 10 पना। या ये अपनी दादी को बहादुर शेर से मुमासलत कर रहे हैं। हामिद की जहानत और शूर में अपने साथियों से कम ना थी, सिर्फ उसकी जिंदगी में वसाइल की कमी थी। उसके दोस्त अहबाब शर्मिंदा हुए। घर पहुंचते ही उसने अपनी दादी को 10 पना तोहफे में दी। उसकी दादी ने 10 पना देखकर उसकी जिम्मेदारी को भाप लिया और उसको खूब सारी दुआएं दी। हामिद की नफ्स कशी हमदर्दी के एहसास दादी को हैरान कर दिया। ठीक है, ताहम बच्चे के सोचने के अंदाज और उसके अमल दरामद करने के अंदाज को मुंशी प्रेमचंद ने बखूबी बयान किया है। मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को वाज़ेह किया है कि गुर्बत और नादारी में आंख खोलने वाले बच्चे के एहसासात उन बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जो कि अमीरी की जिंदगी गुजारते हैं। वो यहाँ पे बावर करवाना चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी हसास होता है, वो हालात और जरूरियात को पहले से भाप लेता है, वो अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो जाता है। 10 पना ग्लव्स को कहते हैं बेटा, और चिमटा चिमटा जिससे आप रोटी पकड़ते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अगले आपके गरम कोट। गरम कोट के नोट्स मैंने आपको पूरा दे दिए हैं, आप लोग के पास मौजूद है। अगर नहीं तो आप लोग ग्रुप पे कह दीजिएगा तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, मिस इस पे कितने रेफरेंसेस डालने होते हैं हमें? तकरीबन 2 या 3, 2 तो आप कम से कम डाले ही डाले। ठीक है, अच्छा, गरम कोट का अगर हम जिक्र कर दें, ज्यादातर इसके ईदगाह के सवाल के अंदर वो कहानी से रिलेट करना होता है। जी कहानी से मतलब इसमें मरकजी ख्याल वगैरह लिखना होगा जो भी कह सकते हैं, मरकजी ख्याल लिखना होता है। ठीक है, लेकिन सवाल से रिलेट करते हुए। ठीक है जी, वैसे नहीं, मेरे पास सवाल है। गुर्बत तमाम मसाइल की जड़ है, कम से कम 2 अफसानों की रोशनी में तबसरा करें, तो इसमें फिर हम क्या लिखेंगे ईदगाह को रिलेट करते हैं? अच्छा तलहा देखो, इस सवाल का जवाब होगा ठीक है,
इस सवाल का जवाब अगर हम दो हमारे जो नॉवेल लेंगे, एक तो हम ईदगाह लेंगे, ईदगाह को आप अच्छी तरह से उसमें पहले तो आप बताएंगे कि दो हमारे नॉवेल है जो गुर्बत का जिक्र किया है, इसमें एक ईदगाह, ईदगाह में आप बयान करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद चूंकि खुद एक गरीब गुर्बत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है और फिर इसलिए उन्होंने ये नॉवेल तहरीर किया, ये अफसाना तहरीर किया है जिसमें उन्होंने एक बच्चे का जिक्र कहानी बयान की, जिसमें खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ईदगाह का मंजर बयान किया है, उसकी जिंदगी को बयान करें कि थोड़ा सा आप उसको डिफाइन करें। कुछ आपने जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल दो नॉवेल हैं और आपके पास 500 अल्फाज हैं, तो आपके पास शुरू के आपने 50 अल्फाज छोड़े, एंड के लिए आपने 50 अल्फाज छोड़े, तो आपके पास तकरीबन 400 अल्फाज हैं, तो 200 अल्फाज में आपको दोनों को तहरीर करना है। 20 अल्फाज में आप पूरा आप उसका खुलासा तहरीर कर दें और एक आध आप उसका रेफरेंस दे दें। That's all. दूसरा आप गरम कोट को दे दें। गरम कोट या नजारा दरमियान पे? नजारा दरमियान दे दें जैसा आपको मुनासिब है, क्योंकि गरम कोट भी अगर देखा जाए तो गुर्बत को बयान कर रहा है पुराने कोट पर। अब इसका असल में मरकजी जी हमने एग्जाम में एक अफसाना नहीं करना होता, एक ही करना होता ना? जी, सवाल आपने सुनानी तलहा ने कहा कि एक सवाल है कि आप अब कोई दो अफसानों के जरिए गुर्बत को बयान करें, उसमें सवाल को बयान करें, ठीक है। वैसे नारकली अच्छा करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अफसानों में जो दो अफसानों में जो इम्पोर्टेंट अफसाना है वो एक है गरम कोट, नजारा। मिस आनंदी जरूरी नहीं है? एक सेकंड, मेरे हिसाब से आनंदी नहीं है। ईदगाह और गरम कोट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आनंदी नहीं, एक सेकंड रुको, एक मिनट दो। वैसे नारकली के करैक्टर कौन कौन से जरूरी है? हसनैन, हम अभी अफसानों पर हैं, मेरी वीडियो मौजूद है वहां पर, आप यूट्यूब पर उसको सुनो, उसमें आपको अनारकली के बारे में सारी बात मैंने तहरीर बताई हुई। हमें से एक और ये सवाल है, मशरकी माशरे में से औरतों को कुर्बानियाँ देनी से पड़ती हैं, साहब में शामिल किसी एक अफसाने के हवाले से बहस कीजिए। तो इसमें हम कौन से यूज करते हैं? तलहा सवाल रिपीट करो बेटा। मशरकी माशरे में सिर्फ औरतों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, नसाब में शामिल किसी एक अफसाने के हवाले से बहस कीजिए। ये मिस तो ये बहुत नजारा दरमियान, ये वो है गरम आई थिंक कोट, नजारा गरम कोट है बेटा, बहुत क्लियरली गरम कोट है कि गरम कोट में अगर आपको याद, अगर आप इसका मरकजी ख्याल सुनो ना, गरम कोट है बेटा। गरम कोट का अगर आप एक इसका खुलासा ये देख लो ना, तो गरम कोट में क्या है, एक गरम कोट का जिक्र क्या है कि एक शख्स ऐसा था, उसके पास गरम कोट था जो फटा हुआ था, ठीक है, उसमें पेबंद लगे हुए थे, इतने पेबंद लगे थे कि पेबंद से अब पेबंद चिपट नहीं रहे हैं। तो एक दिन वो सामान लेने गया तो उसकी फहरिस्त हो गई, उसको अंदाजा हुआ कि उसकी जो नोट है ना वो उसी के पेबंद में छुप सी गई थी। तो दूसरे दिन जब उसकी बीवी उसके लिए सामान लेने गई, तो हाँ, तो उसके लिए सामान लेने गई तो वो अपने और अपने बच्चों की जरूरत पूरी करने के बजाय मियाँ के लिए कोट लेकर आ गई। यानी यहाँ पे जो है वो औरत की बताया गया है कि औरत किस तरीके से माशरे में औरत की हैसियत है कि औरत सबके लिए सोचती है, समझती है और खानदान के तमाम अफराद की जरूरत का ख्याल रखना, पूरे कुंबे को खुशी और इत्मीनान से सरशार कर देना। उसके बरक्स अगर सब लोगों को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के पीछे लगे रहें तो घरेलू जिंदगियां अजीरन हो जाती है। बस ये वाला हिस्सा है, ठीक है मिस जी। अब हम ये इसके साथ अफसाने जी बोले। इसी अफसाने का सवाल भी हमने उस तरह ही करना है ना, बिल्कुल कि राइटर का इंट्रो, उसके बाद मरकजी बस हम इसी ख्याल पर आ रहे हैं, और इसी पर आ रहे हैं, इसी पर आ रहे हैं। ठीक आ है जाए, ठीक है। आज आते हैं अब सवालों पे, सवालात पर। अब हमारे पास आपके ख्याल में निसाब में शामिल कौन सा अफसाना हमारे माशरे की सही अक्कासी करता है? इस सवाल पर अगर हम आ जाएं तो बच्चों आप लोग बताओ कि आप लोग क्या सारे अफसाने दोगे या कोई एक अफसाना दोगे, और कौन सा अफसाना देना पसंद करोगे? ईदगाह बस। तो एक अफसाना तो देंगे। कौन सा देना पसंद करेंगे इसमें से सबको, कौन सा लगता ईदगाह है? अच्छा है इस मामले में। ईदगाह अच्छा है। और गरम कोट। अच्छा, माशरे की सही, हाँ ये बात भी ठीक है। गरम कोट भी बेहतर है। मिस नजारा दरमियान भी तो आ सकता है, वो भी तो एक माशरे का ही रुख दिखाया हुआ है मैं ना। यही बात करना चाह रही थी, यहाँ पे नजारा दरमियान सबसे अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो बयान क्या है ना, अगर हम इस पे चाहते करें तो हम इसको यूं शुरू करेंगे कि निसाब में शामिल
अफसाना नजारा दरमियान कुर्रतुल ऐन हैदर के चाबुक कलम की तख्लीक है। इस अफसाने के जरिए उमरा की जाती मफादात और गुरबा की इस्तेसाल की दास्तान रकम की है। इसमें उन्होंने तबकाती दर्जा बंदियों के और जज्बात और एहसासात को बयान किया है और मफाद प्रस्त तबके के मफादात का झूठा सहारा लेने को बयान किया है। तो ये जो है ना, ये दिस इज व्हाट इज गिविंग द टोटल रेफरेंस। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे पूरे नजारा दरमियान की निचोड़ ले लेंगे और फिर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, फिर पूरी आखिर स्टोरी बताएंगे और पूरी स्टोरी राइटर बता का पैगाम देना चाह रहे हैं। सारी आप जो आप खुलासतन जिस अंदाज से आप बयान करेंगे, फिर आप आखिर में आएंगे कि हमारे माशरे की सही अक्कासी यूं बयान करता है कि इस यूं एंड करेंगे कि इस अफसाने का जो इबरतनाक अंजाम तक इकरतुलैन इस अफसाने को इबरतनाक अंजाम पहुंचा देते हुए अफसाने को माशरती ऊंच नीच पर अनमोट निकोश छोड़ देता है और ये अफसाना तबकाती दर्जा बंदियों पर मुश्तमिल माशरे की अक्कासी करता है। यहाँ आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यूं करेंगे। अब इसमें अगर रेफरेंसेस की बात की जाए तो बिस कौन कौन से रेफरेंसेस है, तो यहाँ पे 4 रेफरेंसेस आप दे सकती हैं। एक तो आप दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें, ये वाला दे सकते हैं इसमें। दूसरा आप ये वाला रेफरेंस यहाँ दे सकती हैं, भाई माफ करना मुझे भागना पड़ता है, डॉक्टर सिद्दीकी कहाँ का। और अरे ताराबाई तुम यहाँ काम कर रही हो, जिसमें वो जो ताराबाई नौकरानी की जो बसारत है, वो उसकी जो मोहब्बत है, उसकी आंखों की मोहब्बत वो लगती है ना। और जी डॉक्टर साहब, अब फिर यहाँ पर आप उसको बयान कर, जो लड़की का जो इंकिशाफ है, जो अंधी लड़की का, उसको आप बयान करके एंड करेंगे। ठीक है, मिस अफसाना में तो 2 भी रेफरेंस काफी होंगे ना। मिस अमराओ जान नहीं करना। ये कौन सा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि नया नॉवेल और पुराना नॉवेल चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, एक और सवाल हम उठा लेते हैं अगले साल का। ये 2017 का समर था ना, तो 2017 का ही अक्टूबर हम ले लेते हैं और इसके हम एक सवाल उठा के कर लेते हैं। ये वाला सवाल तो मैंने चूंकि बहुत इजी सा था और ओपन एंडेड था, तो मैं इसमें से अफसाना आनंदी का ये जो सवाल है ना आपके सामने, इस पर हम तहरीर कर लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को तहरीर करने का अंदाज या जो सवालात हैं कि मिस कैसे लिखते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, कैसे लिखते हैं यही सवाल है सबसे बड़ा। मिस इम्पोर्टेंट कौन से अफसाने? अफसानों में 2 ही इम्पोर्टेंट है, ईदगाह और गरम कोट। कोट। ठीक है, मिस मिस अफसानों आपने में नजारा पैराग्राफिंग करती दरमियान है? बोला था। आनंदी मैंने बोला था, लेकिन आनंदी भी आप रख सकते हैं। आनंदी 30 से नंबर लीजिएगा। ठीक है आप जी। मिस अफसानों में पैराग्राफिंग करनी? पैराग्राफिंग आप हर नहीं करेंगे बेटा। पैराग्राफिंग एक बात कंप्लीट हुई, रेफरेंस दिया पैराग्राफ, एक बात कंप्लीट हुई, रेफरेंस दिया पैराग्राफ। ठीक है, रेफरेंस आपने पैराग्राफिंग नहीं दी, आप अपनी बात को आप एक लंबे से तहरीर लिखकर आप किसी के सामने पेश करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो समझ सकता है आपकी बात को? किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं। आप पेश कर रहे हैं ना किसी के सामने, तो आप पेश इस अंदाज से करें कि सामने वाला बंदा आपको समझ सके और आपकी बात को आपके साथ वो कर सके, रिलेट कर सके। अरे मैं कहाँ गई, देखें मैं सवाल ढूंढ रही थी कि जो ये वाला सवाल भी मुझे बहुत आसान लग रहा था, तो मैं 2018 के उस पे जाना चाह रही थी, अक्टूबर नवंबर। वो जरा मुश्किल सवाल मैंने निकाला था पास्ट पेपर्स में से। मिस टोबा टेक से बिल्कुल लास्ट में मत करें, मतलब वो कम चांसेस है उसके। ओवरटेक्सिंग तो मिस अब नजारा दरमियान इम्पोर्टेंट नहीं है। नजारा कर ले, अगर आपने तैयारी की है तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ईदगाह और गरम कोट है आपके हिसाब हाँ, से, फिर राइट? आनंदी ने, फिर आप दूसरे लेते जाए, 5 है ना। देखिए मैं आप लोगों में से किसी को ये नहीं कहूंगी कि बेटा आप इसको ना करें। मैं उन टीचर्स में से हूँ जो मैं मेरे बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटा करो, सब कुछ करो।
पढ़ के जाओ, कम से कम नोट्स तो हर चीज के पढ़ के जाओ, ऐसा ना हो कि कोई चीज आए और जो आप कहीं फंस ना जाओ, ठीक है। अपने लिए चॉइस ओपन रखो। यानी पढ़ के हर चीज जाए हम। ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर हम ये सवाल को उठा लें, ये सवाल चूंकि स्क्रीन पे मेरे पास 2018 का है, लेकिन स्क्रीन में 2018 का पेपर आ नहीं रहा, तो हम यहाँ सवाल लिख लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये सवाल मुझे बहुत वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है करने में। इम्पोर्टेंट कवर तो नहीं यूज करूंगी, ठीक है। खुर्शीद आलम एक लालची या मजबूर इंसान, ठीक है। अब यहाँ हम बात शुरू कर देंगे, इस पर तबसरा करेंगे जी। अब इस पर आप जी, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे, जो मैंने बात पीछे भी लिखकर बयान की आपको, कि सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि नजारा दरमियान है कुर्अतुल ऐन हैदर के चाबुक कलम की तख्लीक है। कुर्अतुल इससे ऐन, कलम से पहले क्या लिखा है? कुर्अतुल ऐन हैदर ने इस अफसाने के जरिए उमरा के जाती मफादात और गुरबा के इस्तेहसान की दास्तान रकम की है, ठीक है। कि किस तरह तबकाती दर्जाबंदियां जज्बात और एहसासात कुचल देती हैं और मफाद परस्त तबका किस तरह अपने मफादात की खातिर झूठ और का सहारा लेता है, ठीक है। ये आपका हम एक जी हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि उन्होंने तबकाती फर्क को बहुत अच्छे से वाज़ेह दिखाया है। हाँ, वो तो और फिर अब आपकी उर्दू हो जाएगी ना। मैंने मकसद ये कहने का है कि दो बातें इसमें अगर आप क्लियर कर लो ना, तो एक है तबकाती निज़ाम, ठीक है। एक तबकाती निज़ाम का जिक्र किया है, एक इन्होंने जिक्र किया है इसके अंदर मफादात का, ठीक। मिस अब आप ओवरऑल क्वेश्चन सबसे पहले इंट्रो टू राइटर है, राइट? ऑफ कोर्स यस। इंट्रो टू राइटर और इंट्रो टू द अफसाना, नॉवेल, पोएट, एनीथिंग, ठीक है। ओके। आप अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो आप देंगे ना, इस सवाल में आप इसको कैसे बयान कर सकते हैं, आप ये बताइए। माहम ने सवाल किया कि मिस जरूरी है कि आपको अफसाना अच्छा लगे, आप क्रिटिकल होकर भी बता सकती हैं कि इसमें बहुत अंग्रेजी के जुमले इस्तेमाल किए गए। अगर ये आपसे पूछेगा, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि आपसे कहे कि नजारा दरमियान या आनंदी के बारे नॉवेल के बारे में बयान कीजिए, तो आप बता सकती हैं। मिस अगला स्टेप क्या है? ठीक है, अब आ जाते हैं। अब हम आएंगे यहीं पर इसी से बात करते हुए, अब आप बयान करेंगे। अब चूंकि हमने खुर्शीद आलम का जिक्र किया ना, तो कहानी का मरकजी किरदारों में खुर्शीद आलम, अब पीरोजाद दस्तूर शामिल है। खुर्शीद आलम का किरदार ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान का है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, जबकि जबकि पीरोजाद दस्तूर का ताल्लुक मखलूकुल हाल पारसी यानी गरीब उल हाल पारसी खानदान से है, ठीक है। अब अगर हम आगे बयान करते हुए चले जाएंगे, अब यहाँ से आप बात को गिरफ्त में लाएंगे और अब आप बयान करेंगे खुर्शीद आलम का हाल, कि इस ड्रामे को का पस मंजर यूं है कि खुर्शीदुल आलम एक नौजवान इंजीनियर था, तालीम हासिल करने के बाद फ्रांस चला गया। उससे पहले वो और वहां पर पीरुजाद दस्तूर से उसकी मोहब्बत पे गिरफ्तार हो गया। शादी के वादे वईद करे के बाद खुर्शीद आलम वतन वापस आ गया। अब अफसाने में फिर आप यहाँ पे आगे जिक्र करेंगे
कि किस तरीके से उनकी जिद्दत, अब आप दोनों पहलुओं पे लाएंगे। एक मजबूर इंसान, अगर वो मजबूर होता, किस तरह से वो मजबूर है और वो किस तरह से लालची है। अब आप दोनों क्रिटिकल को ले सकते हैं, उनमें से कोई एक बात लेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वो लालची है, तो आप उसके तमाम बयानात को तहरीर करते हुए आप लेकर आएंगे कि पैसे की खातिर क्या है। लेकिन अगर वो मजबूर है, मेरे हिसाब से वो मजबूर था, चूंकि अलमास बेगम ने उसको अपने शीशे में उतार लिया था। और हकीकत से मिस क्या आप इख्तिताम बता रही हैं? नहीं, मैं अंदाज़े तहरीर बता रही हूँ कि आप लेकर कैसे जाएंगे। आप लेकर जाने का तरीका आपका यूं होगा कि जब वो वापस आए तो वहाँ उनकी मुलाकात अलमास बेगम से हुई। जो अलमास बेगम एक बहुत शातिर मिजाज औरत थी, जो कि पुख्ता उम्र की थी। उनको खुर्शीद आलम ने एक क्या नजर आया, एक कशिश सी नजर आई। और इस नावल को अलमास आलम ने आते ही एक नया रंग दिया। और चूंकि खुर्शीद आलम एक मासूम तबीयत के हामिल बाहर के पढ़े हुए नौजवान थे, जिनको यहाँ की शातिर दिमागी से कोई लेना देना ना था, तो उनको इस बात से का अंदाजा ही ना हुआ कि किस तरीके से अलमास बेगम ने अपनी चालाकी और अपनी खाला की के साथ मिलकर उसको हंसाया। फंसा लिया। तो फिर आप यहाँ उसको, हाँ नौकरी में रखा था उसकी फैक्ट्री में। हाँ, तो फिर आप उसको फिर आप लेते हुए जाएंगे, उसमें से आप सारे रेफरेंसेस देंगे। फिर एंड भी आप इसी तरीके से करेंगे कि ताहम ये कहना दुरुस्त साबित होता है कि खुर्शीद आलम एक मजबूर इंसान था, जो हकीकत से दूर और अलमास बेगम की चालाकियों और उसकी मकारियों के हाथों मजबूर होकर वो अपनी मोहब्बत से दूर हो गया। और वहां उसकी मोहब्बत ने अपनी जान अपनी आंखों का मरने से पहले अपनी आंखों का अतिया एक लड़की को दे दिया। और फिर आप उसको बयान करते हुए एंड पे ले जाएंगे। मिस जी मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताऊं। जी जरूर। मिस मेरा ओपिनियन ये है कि ताहम चाहे वो मजबूरी थी या मुलाजमत के लिए उसने अलमास से शादी की, लेकिन एक बात कहीं भी प्रूफ नहीं हो सकती, उसने बहुत गलत किया। क्या वो दौलत की खातिर मोहब्बत खत्म हो जाती है और उसने फिरोजा पे यकीन नहीं किया? क्या वो मतलब अपने वतन वापस आके एक मामूली सी मुलाजमत करके अपना वादे को पूरा नहीं कर सकता था? आप उस अंदाज से लिख सकते हैं। ये तो आप बुक में भी लिखा हुआ आप इसको कंक्लूड कर दें ना, फिर आप इसको कंक्लूड कर दें इस अंदाज से। अच्छा, इसमें हम एक की बात करनी है, मतलब लालची की या मजबूर की, दोनों की नहीं कर सकते। देखो, अगर आप लालची और मजबूर की दोनों की बात करोगे तो एंड तो आपको एक जगह लेकर आना है ना। सवाल तो आपसे यही कह रहा है ना, सवाल की डिमांड ही मुझे यही है। लगता है वो लालची था, पैसों के पीछे उसने पैसों के आगे अंधा हो गया वो। ठीक है, उसके नजर ही नहीं फिरोजा की मासूमियत। आप ऐसा कर सकते हैं। चूंकि आप या ये बात फिर आप जाहिर करेंगे अलमास बेगम ने अपनी चालाकियों से उसको काबू करने के लिए पैसे की लालच, और वो उस लालच में आ गया। बिल्कुल। तो आपका अंदाज, असल चीज आपका अंदाज। अच्छा, अब चलते हैं भाई। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मिस मिरातुल उरूस, मिरातुल उरूस पर मेरे कुछ सवालात हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, कि आपके ख्याल में अकबरी और असगरी के किरदारों में फर्क कैसे पैदा होता है। जो बच्चे मिरातुल उरूस कर रहे हैं उनको ये बताती चलूं कि मिरातुल उरूस के 3 किरदार बहुत अहम है, अकबरी, असगरी और अल्लाह भला करे आपका मामाजमत। ठीक है, इन तीनों को करके चले जाएं, इनके रेफरेंसेस करके चले जाएं, आपकी दुनिया आसान है। ठीक है, सवाल ये आ सकता है कि अकबरी किस तरह की खातून थी, अकबरी ने अपना घर क्यों नहीं चला सकी, या मोहम्मद आकिल से जिंदगी का उनको कैसे गुजारा किया, या उसकी सास के बारे में आ सकता है, या दोनों बहनों के बारे में मुआवजा आ सकता है। अच्छा, हर पैराग्राफ कितने अल्फाज का होना चाहिए? बेटा मैं पहले ही इस बात को वाज़ेह कर चुकी हूँ कि पैराग्राफ अल्फाज से नहीं होते, पैराग्राफ आपके पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट कंप्लीट किया, दूसरे पॉइंट पे दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पॉइंट ले तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, चले आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जो आप लोग के सवालात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि मैं आप लोगों को सर्व कर सकूं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब ये वीडियो लॉग इन हो जाए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जितना फलूंगी फूलूंगी तो आपको फैलाऊंगी फुलाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अपने नोट्स घर वालों को भी कह देते जी, अच्छा, नोट्स की जहां तक की बात की जाए तो नोट्स इंशाल्लाह
यू विल गेट, मेरे पास नोट्स अफसानों के तो मौजूद है, वो आपको मैं मैसर कर दूंगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो, जैसे मिस ये सवाल नहीं आ रहा या सवाल अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको भेज सकती हूँ। आई एम देयर विद यू, क्यूरीज के लिए वेट कर सकती हूँ, लेकिन ट्राई टू गिव मी सम टाइम कि जैसे अब अगर मैं यहाँ से फारिग इधर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही ना, तो इतना टाइम दे कि मैं अगली क्लास से फुर्सत करके आप लोग के साथ आ सकूँ। ठीक है, अच्छा मिस एक बार मुझे बताइए, चलो। सिर्फ लास्ट बात है, ये मेरा था इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, तो उन्होंने जो फुल स्क्रिप्ट शीट दी थी वो कहते उर्दू में भी वैसी होगी, वो लाइक इंग्लिश की जो स्टार्ट होती है ना लाइन वैसे दे, तो अब तो पेपर किस तरह करें? चलो आप बहुत जल्दी सवाल कर दो, आहिस्ता आहिस्ता पूछो। मेरा आज इंग्लिश लैंग्वेज का असल पेपर था, तो अब कल उर्दू का है, तो उन्होंने जो आंसर बुकलेट दी थी ना, आंसर बुकलेट स्टार्ट होगी जैसे इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश की जैसे मार्जिन लाइन लगी होती है, और वो उर्दू में भी वही आएगी, उसी तरह की आती है, तो फिर स्टार्ट किस तरह करें हम लोग? लेफ्ट से बेटा। लेफ्ट से तो करेंगे, लेकिन वो पेजेस नंबरिंग वगैरह की उन्होंने नंबरिंग भी डाली हुई है ना, जैसे आप नाम के बात कर रहे हो तो पेज 1 आ रहा है, फिर हम उल्टा करेंगे तो फिर वो गलत होगा। देखिए उनको जब आपको अंग्रेजी में देंगे तो उनको पता है कि उल्टा करके गलत होगा, वो उसी तरह से स्कैन करेंगे ना। अच्छा आप पीछे से मिस आप पीछे से चलना शुरू हो, किताब को उलट कर ले। ठीक है बस। ठीक है, वैसे आप वहाँ पे इन्विजिलेटर से भी आइडिया ले सकते हो, आई हैवंट गिवन द पेपर सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ठीक, अगर कोई मिस बच्चा इसके बारे बेसिकली में जवाब दे सकता है, किसी को इस बात का आइडिया है तो वो दे सकता है। ठीक है, हाँ मिस लेफ्ट से शुरू करके पेज नंबरिंग करनी होती है, मुझे जो पता है। ठीक है, हम जाने किसी भी साइड से शुरू करके पेज नंबरिंग कर सकते हैं, वो पेज कोई नंबरिंग, प्रॉब्लम लेकिन नहीं आपको होगी। अपनी जाती करनी पड़ेगी, और जितनी अच्छी सही पेज नंबरिंग करेंगे उतना फायदा आपको होगा, और सवाल नंबर सही से जितना डालेंगे उतना आपको फायदा होगा। मिस तो बेसिकली हर सवाल में हम सबसे पहले इंट्रो टू राइटर, इंट्रो टू अफसाना है, जो भी नॉवल है या जो भी है, फिर उसका मरकजी किरदार, उसका अंदाज़े तहरीर, स्टोरी का मरकजी ख्याल, और उसके बाद इख्तिताम, और फिर क्वेश्चन का जवाब। यस यू आर ये राइट। बस, इसके अलावा कोई डिटेल्स तो नहीं होती? नहीं, इसके अलावा ठीक है मिस। रेफरेंसेस का ख्याल रखना, रेफरेंसेस जरूर करना। इन केस इफ यू फील कि आपके वर्ड लिमिट पूरे हो रहे हैं और आप एंड में जा रहे हो, तो कुछ रेफरेंसेस में आप डॉट डॉट डाल के एंड भी कर सकते हो, शुरू और एंड दे दिया। अगर बहुत लंबा रेफरेंस है, कुछ बच्चे रेफरेंस देने में ही अपने 100 अल्फाज जाया कर देते हैं, तो अगर आपको बहुत बड़ा कोई रेफरेंस मिल गया है तो आप यूं लिखें, डॉट 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 करें, फिर यूं ही करके एंड कर दें। ठीक है, अच्छा मिस अनारकली का कौन से इम्पोर्टेंट सवालात हो सकते हैं, मतलब आगे? अनारकली में 2 किरदार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर और दिलारा। इसके अलावा अगर सलीम मुझे लगता है कि आ सकता है, तीसरा किरदार। मिस जस्ट अनारकली का स्टार्टिंग नहीं आएगा? अनारकली नहीं लगता मुझे, पता नहीं कि मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाएं, ऑफ कोर्स छोड़िएगा खुद के लिए। ठीक है, सलीम का मतलब जैसे कि उसकी मोहब्बत में संजीदा नहीं है। हाँ, जब वो मिस सलीम। अगर ये चारों किरदार हो जाए हम्म, तो तनकीदी जायजा वगैरह करने की जरूरत तो नहीं है, खुलासे वगैरह? खुलासा अगर आप पढ़ेंगे तो आप किरदार नवेसी कर सकेंगी ना बेटा, खुलासा ही नहीं कर पढ़ेंगी तो कैसे करेंगी? नहीं, खुलासा याद करने की तो जरूरत नहीं है ना, मतलब कि याद तो आपको बस वैसे भी कुछ पढ़ने नहीं, समझने की जरूरत है ना उसको। याद तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर रही ना, अगर आप समझ लेंगी अच्छे से और एक आध प्रैक्टिस कर लेंगी तो बहुत हो जाएगा। कोशिश करें कि आज की क्लास के बाद हिम्मत करें, कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। अगर 500 अल्फाज लिखने की आदत नहीं होगी या जहन नहीं चलेगा तो पेपर कैसे दोगे बच्चों? क्योंकि कल से सिर्फ मैं सवालात पा रही हूँ। मैंने किसी के पास से, एक आध बच्चा था जिसने मुझे अपना कोई सैंपल भेजा कि मिस मैंने ये लिखा है। मेरे बच्चे तो जो मेरे साथ कर रहे हैं वो तो मुझे सैंपल्स भेजते जा रहे हैं और मैं उनको सही करती जा रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर अपना सैंपल नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ना मिस भेजो मैंने मुझे। भेजा था वो, हाँ मैंने भेजा था। हाँ, आपने एक आदमी भेजा था, तो उन सैंपल्स को देखो अपना, कि बारहा अपने आप को लिखो। एक चलो उसको आप रीडू नहीं करो, लेकिन एक नजर आपको लिखना तो आएगा, आपको कलम उठाना तो आएगा, आपको सोचना तो आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बातें करना इट विल नॉट हेल्प यू आउट। मिस इसका क्या करें, मिस इसका क्या करें, मिस इम्पोर्टेंट बता दें। कम से कम इम्पोर्ट चारों आपके पास पोएट है, 4 पोएट पर 4 सवाल निकालें और करना शुरू कर दें। और टाइम देखें, पर पोएट में 50 मिनट अगर आप दे रहे हैं, 40 मिनट आप दे रहे हैं तो मोर देन इनफ। 40 मिनट से ज्यादा आप नहीं देंगे पर सवाल पर।
मैं ज़ेली किरदार तो ना करे ना सुरैया वगैरह। देखिए वही वाली बात है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर एक पे ज़ेली आ गया तो दूसरे तो आपको आते होंगे ना बेटा। पेपर अगर हम यहाँ देख लें तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना, आप कोई 4 करें और आपका काम तमाम। जी मिस, मेरे 4 किरदार तो अच्छी तरह हो गए हैं, इसके अलावा कुछ करूँ? बस 4 पोएट करें, 4 किरदार करें, 4 कम से कम वो कर लें आप, क्या कहते हैं, अफसाने कर लें बस। और जो मिराकुल उर्स कर रहे हैं तो वो 3 किरदार उनके लिए डन है। अच्छा मिस, एक आखिरी बात बताइए, दिलाराम ने मुगलिया सल्तनत को किस तरह बचा लिया था? दिल आराम ने मुगलिया सल्तनत को बचाया नहीं था, उसने तो इस बात को जाहिर किया था अकबर के सामने कि मैंने बचाया है। असल में तो उसने झूठ बोला था सिर्फ। उसने तो एक उसको ये सवाल था पाकिस्तान जी में वो मीडिया में, उसमें लिखा हुआ था हाँ, कि दिलाराम ने मुगलिया सल्तनत को बचा लिया, मैं तो आप वो मैं आप इसलिए आपसे मैं बताती हूँ आपको सवाल में। 2 सेकंड में इसमें से कोई दिल आराम ढूंढेगा कहाँ लिखा है। दिल आराम के ये सवालात हैं। अनारकली को अपनी मोहब्बत में कुर्बान कर देती, जो भी ठीक किया वो गलत किया, अपनी मोहब्बत मकबूल हो जाती, मुगलिया सल्तनत तबाह होने से बचा ली। इस सवाल की बात कर रहे हैं। जी मिस। एक्चुअल में ये उसका इल्जाम था। अब आप दिलाराम की शख्सियत पे आएंगे, फिर आप बयान करेंगे कि वो कितनी चालाक मक्कार थी, वो किस तरह से जेलस थी उस पर, फिर उसने किस तरीके से शीशे में उतारा सलीम को, फिर किस तरीके से अपनी बातों में डाला अकबर को, फिर उसको उसने पहले तो उसने अपनी चालाकी मक्कारी से उसको जेल कराया, फिर जेल में डलवाने के बाद यानी जिंदान में डलवाने के बाद फिर उसको किस अंदाज से उसने उसको तबाह किया। मतलब उसको ये बोला कि ये चाहती है कि आपका जो ख्वाब है वो उसको चकनाचूर कर दे, और मुगलिया सल्तनत को तबाह होने से बचा लिया। और दूसरा आप इस अंदाज से भी लिख सकते हो कि चूंकि अनारकली चली गई तो अब सलीम राह रास्ते आ जाएंगे, तो मुगलिया सल्तनत के सामने नष्ट हो जाएंगे। मैं सब जैसा ये सवाल है, इसमें हमें दिलाराम का पूरा किरदार लिखना है ना, और इख्तिताम इस स्टेटमेंट में करना है कि हम इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। देखिए आप पूरा किरदार नहीं लिखेंगे, आप उन बातों को लेकर आप डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कैन यू राइट द आंसर डायरेक्टली, नहीं दिलाराम ने मुगलिया सल्तनत को तबाह होने से बचा लिया, नहीं बचाया। उसने तो सिर्फ इल्जाम लगाया था और उसने अकबर को ये बताया था कि चूंकि वो उससे जेलस थी तो वो उसने उसको ये उसके खिलाफ उसने ये राय दी थी। और इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके अल्फाजी काउंट नहीं पूरे होंगे, तो आपने तो पूरे अंदाज से जाना है ना। उसके किरदार से शुरू करके स्टोरी में जाना है, स्टोरी हाँ से। हाँ, ठीक ठीक। आप किरदार से शुरू हम नहीं, बताएंगे कि वो एक्चुअल, बच्चे को हाँ कैसे आप एक्चुअल में बात को शुरू कर रही है इक्तबासात से, ऊपर से, ताकि आप अपनी बात को नीचे आके जाहिर कर सके। अगर मैं कहूँ कि आप कहानी बयान करिए तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। आप उस दिल आराम के अंदाज से बयान करेंगी, यहाँ आप बयान करेंगी उसकी मक्कारी को और उसकी जेलसी को बयान करते के जाएंगे। ठीक है, कैसे उसने अकबर को अपनी बातों में लाई। हाँ हाँ और जी। ठीक ठीक। अच्छा अब एक दो सवाल तीन मेरे, हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा टोबा टेक्स्ट इनसे ज्यादा नजारा दरमियान जाएगा। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस में अपने दौर की दहली के मुतवस्सित मुसलमान घरानों का माहौल बड़ी कामयाबी से पेश किया, मिसालें दी। ये जबरदस्त सवाल है। इस सवाल में ये कौन है जो लाया है सवाल? आयशा। अच्छा आयशा, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है कि पहले तो आप बयान करेंगे नजीर अहमद अकबादी का इस नॉवेल को तहरीर करने का। मेरी पुरानी वीडियो पे जाइएगा, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि डिप्टी नजीर अहमद ने जिस तरीके से मिरातुल उरूस को तहरीर किया है, एक नंबर 2 मिरातुल उरूस को तहरीर करने का मकसद, फिर नंबर 3 आप इस पे आएंगे कि चूंकि वो एक अवामुन नास अवाम के लिए तहरीर किया है, उन्होंने औरत की अक्कासी की है, तो इसलिए उन्होंने घरेलू अंदाज को बयान किया है और 2 घरों की जिंदगी को बयान किया है, जिसमें दहली दौरे जो दिल्ली सल्तनत का जो दौर था, जिस दौर में जैसे
गरीब दरमियाने मुतवस्सित घरानों के जो घर लोग होते थे, किस तरीके से वो पाई पाई जमा करके अपने सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे, और उनके घरों में जिस तरीके से एक खादमा हुआ करती थी जो उनके तमाम काम क्या करती थी, फिर उन्होंने बड़ी खुशखूबी से मर्दों का किरदार, औरतों का किरदार, और उसमें किस तरीके से वो घरदारी करती थी, उन सब बातों को आप लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें जो आप लिखेंगी ना आयशा, वो आप स्टार्ट करेंगी मेरा तो why he started writing this novel, what was the reason why he wrote this novel, what was the reason behind to write this novel, then because he wrote this novel he had to show the house. अब वो कौन सा house, because he was writing for the people, so that is why he did. सवाल है कोई? मैं सोच आपने इम्तियाज अली ताज का इंट्रो भेजा हुआ है ग्रुप में, अगर हम वो पढ़ लें और उस तरह का इंट्रो हर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा अनारकली वाले? हाँ हो सकता है, ठीक लेकिन है। डिपेंड करता है कि आप किस पे लिख रहे हो, कुछ आगे पीछे चेंज करो, ऐसा नहीं है कि देखो वही वाली बात है कि हर चीज वैसे ही और ऐसे ही करने वाली बात करोगे तो फिर एग्जामिनर रिपोर्ट पे अगर हम चले जाते हैं, बहुत खुशखूबी से मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाना पसंद करूंगी। मार्किंग स्कीम मिस, ये आपने जो हर कैरेक्टर के मतलब सैंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप ग्रुप में सेंड कर देंगे? कोशिश करूंगी, मेरे पास हर चीज तहरीर नहीं हुई, मैं तहरीर करके लिखने वाली टीचर नहीं हूँ, ना मैं तहरीर करके देने वाली टीचर, मैं समझा के बच्चे को चाहती हूँ कि वो खुद से तहरीर। अच्छा, अगर इस पे आ जाते हैं तो बड़े आराम अंदाज से ये बताता है कि वो बच्चा जो कि किताब को समझ के नहीं आया और रटा हुआ मटेरियल लाता है, उसको सिर्फ 13-14 नहीं हो रही, एक सॉरी, नहीं मेरे पास तो हो रही है। स्क्रीन वाइट नजर आ रही है, मतलब कुछ लिखा नहीं नजर आ रहा। हाँ अब आ रहा है। वो चला जाएगा फिर से। नहीं मिस नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाते हैं ना, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ ये बताती चलूं कि 13-14 जो बच्चा रट के जाता है और ये सवाल करता है ना कि मिस मैं इधर से ये कॉपी कर लूं या उधर से वो कर लूं, तो वो 13 या 14 नंबर में से लाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से महसूस कराया हुआ है। स्टिल अ फेयरली सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच, सम नरेटिव एंड लर्न मटेरियल बट बेटर कंट्रोल एंड फोकस देन बिलो। ठीक है, समझ गई बात आप? जी मैं समझ गई। और वो बच्चा जो 20 नंबर लाता है वो क्या लाता है वो भी सुन लें। 25 की बात हम नहीं करते, 20 तक की बात करते हैं। वेरी गुड, क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स ऑफ चैप्टर, पैसेज की अटेंशन दी है, कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रॉपरली लिखा गया है, अपना पर्सपेक्टिव सही तरह से बयान किया है, गुड इंसाइट, जो नॉवेल है, अफसाना है या पोएम है, उसको अच्छे से उसकी डेप्थ तक चले गए कैरेक्टर्स को समझाते हुए, एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट मटेरियल, जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी समझाया। मतलब इमीडिएट मटेरियल, अगर मैं कहती हूँ कि नजीर अकबर आबादी सिर्फ इनके सवाल कर रहा है, नजीर अकबर आबादी सिर्फ रोमानवी शायर है, तो उससे हट कर यानी वो रोमान को जो रोमांस को हटा के वो इनकलाब की तरफ भी बात करें तो उस पर भी जाएंगे। ठीक है, to show some understanding of author's intention and of underlying themes, और underlying theme से मुराद वही होगी कि जो मैं आपको स्टार्ट बता रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि डिप्टी नजीर अहमद ने मिरातुल अरीज को तहरीर किया क्योंकि वो औरतों के अंदर चेंज लाना चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस बुक्स नहीं लेकर जा सकते। रेफरेंस बुक्स से मुराद अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो जी आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में आपने अगर कोई मार्किंग की हुई है या कहीं पे कोई खुलासा या कोई चीज तहरीर की हुई है तो आप नहीं लेकर जा सकते। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। अगर आपने देखे वही वाली बात है, गलती से गलती हो गई तो नहीं होगी, लेकिन गलती लगातार हुई तो शायद हो सकती है। यस, ये 22 मार्क्स में लिटरेरी डिवाइसेस क्या लिखा हुआ है? लिटरेरी मिस डिवाइस, मुझे हाँ पहला पूछो। मिस मुझे किताब में समय अपने जो स्कूल के सर हैं लेकिन उसकी उन्होंने दी थी, अब उन्होंने फोटो कॉपी करवा के दी किसी से, उसमें उनका लिखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब उसका क्या है? आप सर से पूछ लें इस मौजू पर, कि सर ने अगर आपको दी है तो सर से पूछेंगे सर
क्या ये हम आपकी लेकर जा सकते हैं? इन केस अगर सर कहें कि नहीं तो फिर आपको नहीं बाय करनी पड़ेगी। वैसे मेरे हिसाब से दे वांट अ बुक व्हिच इज नथिंग रिटन, क्योंकि वो आपकी बुक लेंगे और पर्चे जल्दी से यस मिस, नई बुक लेनी पड़ती है। वो आपकी बुक लेंगे और घुमा के देखेंगे, अगर बुक में कुछ मिस भी मेरे भाई ने पिछले साल पेपर दिया था, उन्होंने पहला पेज भी फाड़ दिया था। देख लें, और अगर आपका रेफरेंस ही फाड़ दिया तो आप किधर जाएंगे? जी मिस। इंडेक्स पेज फाड़ देते पेज हैं वो। नंबर याद करके चले जाए ना कि अफसाना ये वाला किस पेंसिल से डॉट लगा लेना छोटे छोटे, ये एग्जामिनर छुपे को नजर नहीं। छुपे छुपे कोई कारस्तानी कर सके तो कर ले, लेकिन वो भी मैं पसंद नहीं करती। वो कहते हैं ना गलती से भी वो गलती कर ले जो फंस जाए तो फिर इंसान। मैं ये कहती हूँ कि किताब हाथ में है और किताब हाथ से चले जाए, उस वक्त जो रोना आएगा ना वो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि याद तो हमने किए नहीं है रेफरेंसेस, है ना? मारे आप क्या कहेंगे, याद कर लें रेफरेंसेस? मैं या तो आप पेज नंबर कर लें, या फिर आपके पास जो आखिरी चांस, जो लास्ट चांस है वो ये कि आप ये याद कर लें कि देखें जैसे मैंने कहानी वाइज याद कराया अनारकली को, मैं खुद की बात करूं तो मैं अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ये अनारकली को ही ले लेते हैं क्योंकि मुझे अनारकली बहुत अच्छे से याद है। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए, ठीक है। मैं अनारकली की बात करूं ना, यहाँ पर मेरी अनारकली कहाँ गई, ये अब अनारकली, ठीक है। अनारकली मेरे सामने ये मौजूद है, ठीक है। इसको अगर मैं लेकर चलूं तो मैं यूं, अगर मैं यूं घुमाती हूँ ना, मुझे पता है कि यहाँ पे किसका जिक्र है, ये दारोगा का जिक्र है। यहाँ तक वो कहानी है जब है ना वो अकबर से वो बात कर रहा है, इधर वो जिक्र आ गया जब वो उसको कत्ल कर, वो अल्लाह भला करे चुनवा दिया। इधर आ जाएंगे तो वो जब उस पर इल्जाम लगा रहा है दिलाराम पर सलीम, फिर इधर आ जाएंगे तो वो इसकी बहन वो आ जाएगी सुरैया, वो आके इल्जाम लगाएगी कि सलीम पर कि तुमने ऐसा किया। फिर आगे आ जाते हैं एंडिंग में तो अकबर आ जाएगा। अब अकबर चला जाएगा तो रानी आ जाएगी। मैंने तो यूं याद किया क्योंकि मेरा पढ़ा। मिस आपने तो इतनी बार पढ़ा है ना नॉवेल। तो एक बार तो कम से कम पढ़ने का आप भी हक रखते हैं ना। कितने नंबर का पेपर देने जा रहे हैं? 25। 25 का एक सवाल। सही जवाब, बिल्कुल। क्या कहते हैं? लेकिन मैं तो पेपर के हिसाब से सोच रही थी कितने नंबर का पेपर है ये टोटल? 25 25 25 75। जी मिस, इसमें क्वालिटी के कोई मार्क्स नहीं, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज के। सारे ही मार्क्स क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज के हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हैं, ऐसे थोड़ी नंबर छोड़ देगा वो आपके। पुरानी मार्किंग स्कीम उठा लो, एग्जामिनर रिपोर्ट गूगल पे मौजूद है, तसल्ली से पढ़ो कि किस तरह से उसने मार्क्स काटे हैं बच्चों के। ठीक है, जी चलें अब इसमें क्लास है। सारी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस से मुराद ये होता है कि ये खासतौर पे गजलों पे बात होती है या उस अंदाज में जैसे रदीफ काफियों का इस्तेमाल है, आजादाना शायरी है, उस पर बात होती है। ये चंद चीजें आप लोग की इस वक्त आखिर में बताना ऐसे है कि आप लोग के दिमाग पर है ना जोर देने की बात चले मिस, रहने दो। है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और कोशिश कीजिएगा कि मिस क्लास खत्म। क्लास खत्म। चलें, अल्लाह ओके। हाफ़िज़।